नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे पंचवर्षीय योजना के बारे में। पंचवर्षीय योजना ये सारे गवर्नमेंट एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, लेकिन इसमें हम पहले कॉन्सेप्ट सीखेंगे, उसके बाद कुछ एमसीक्यू करने वाले हैं। क्योंकि हमें पता है कि हमारे एग्जाम में एमसीक्यू ही आते हैं, तो पहले हम कॉन्सेप्ट सीख लेंगे, उसके बाद में हमें एमसीक्यू करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट एक बार क्लियर होने के बाद हमें बहुत आसानी मिलेगी एमसीक्यू करने में। ठीक है, तो हम चलते हैं और हम आपको बता देते हैं कि इसमें हम कुछ छोड़ेंगे नहीं, पूरी जितनी पंचवर्षीय योजना है और कब कब बीच उनके गैप रहा है, सारे क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो हम अगर पंचवर्षीय योजना की बात करें कि पंचवर्षीय योजना क्या होती है, तो जिस प्रकार आप कोई योजना बनाते हैं अपने किसी भी घर के कार्यक्रम के लिए या कोई भी कार्यक्रम के लिए, उसी प्रकार जो भारत सरकार होती है वो आर्थिक सामाजिक विकास के लिए बनाई जाने वाली एक विस्तृत योजनाएं हैं। ठीक है, इसका उद्देश्य होता है अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाना, संसाधनों का कुशल उपयोग सुनिश्चित करना एवं नागरिकों के जीवन गुणवत्ता को बेहतर बनाना होता है। ठीक है, और इनका आरंभ अगर बात करें तो 1951 में हुआ था। जब भारत आज़ाद हुआ 1950 में पूर्ण रूप से आज़ादी मिली, उसके बाद में 1951 में ही ये योजनाएं शुरू हो गई थी। अगर हम बात करें कि इनका किन किन क्षेत्रों पर योगदान रहा है, तो चाहे वो कृषि हो या औद्योगिक क्षेत्र हो या इकोनॉमी हो या फिर एजुकेशन हो, सब में इनका बहुत योगदान रहा है। तो हम पहले बात करते हैं प्रथम पंचवर्षीय योजना की। कभी कभी ये सीधे से पूछ लेता है कि इसका कार्यकाल क्या था, मतलब कि ये कब से कब तक थी। तो पाँच, जैसे नाम से स्पष्ट है, पंचवर्षीय योजना 5 ईयर की होती है। ठीक है, 5 ईयर से प्लान भी कहते हैं। तो जो ये थी, ये 1951 से 1956 तक थी। ठीक है, अगर इसमें बात करें कि ये किस मॉडल पे आधारित थी, तो यहाँ हैरोल्ड डोमर मॉडल पे, ये हैरोल्ड और डोमर 2 अर्थशास्त्री थे। ठीक है, उन्हीं ने इसको मॉडल किया था। और अगर इसकी बात करें, ऐसे सीधे पूछ लेगा कि प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पे आधारित थी, तो आप लगा देंगे हैरोल्ड डोमर मॉडल पे। ठीक है, और अगर इसकी उपलब्धियां की बात करें तो इसमें कृषि की उत्पादन में वृद्धि हुई थी। भाखड़ा नांगल जैसे बड़े बांधों का निर्माण इसमें हुआ था और रेलवे लाइन का विस्तार हुआ था। और इसमें जो प्राप्त होने वाले न लक्ष्य थे, मतलब जो टारगेट रखा गया था, उन टारगेट में से ये टारगेट नहीं प्राप्त हो सके। खाद्यान्न में पूर्ण आत्मनिर्भरता, कारण क्या था, जनसंख्या वृद्धि एवं अन्य चुनौतियां उस समय की थी। और जो इसमें नियोजित बजट था वो था, यहाँ आप लिखा है, ये हम बार बार नहीं बताते चलेंगे, सिर्फ एक का बता दे रहे हैं। और ये पीपीटी आपको दे देंगे, वहीं से आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो जो इसका टारगेट था ये था 2.1, और जो प्राप्त हुआ था, मतलब जो प्राप्त वृद्धि दर थी वो थी 3.6%। ठीक ठीक है, और जो इसमें अगर सफलता की बात करें प्रथम पंचवर्षीय योजना की, तो स्थिर आर्थिक विकास की दशा में महत्वपूर्ण कदम था। ठीक है, अगले पे चलते हैं। अगला है द्वितीय पंचवर्षीय योजना। तो अगर इसकी मॉडल की बात करें, पहले तो कार्यकाल देख लेते हैं कि मतलब कितने समय के थे। तो ये था 56 से लेकर 61 तक। और अगर इसकी मॉडल की बात करें तो ये महान नोबिस मॉडल पे आधारित था। उपलब्धियां की बात करें तो उपलब्धियां थी भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला के इस्पात संयंत्रों की स्थापना, औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि, और प्राप्त न होने वाले लक्ष्य में संयुक्त उद्योगों का विकास। जो कारण था वो था आर्थिक संसाधनों की कमी। ठीक है, सफलता औद्योगिकीकरण में महत्वपूर्ण प्रगति। इसका नियोजित बजट देख लेंगे आप, और जो लक्ष्य दर था वो, और जो मतलब कि प्राप्त हुई थी वो भी देख लेंगे। तीसरे पे चलते हैं। कृषि, इसका जो तृतीय पंचवर्षीय योजना था 61 से लेकर 66 तक, इसका था कृषि एवं उद्योग पर समान ध्यान। इसमें कृषि और उद्योग दोनों पे समान ध्यान केंद्रित किया गया था। तो उपलब्धियां अगर बात करें तो हरित क्रांति की शुरुआत इसी से हुई। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लेता है कि हरित क्रांति की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी, तो आप लगाएंगे तीसरे। और इसमें जो कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई थी, प्राप्त न होने वाले लक्ष्य, इसमें रोजगार, पूर्ण रोजगार नहीं प्राप्त हो सका। कारण था दो युद्धों, 1962 और 1965, भारत और चीन, भारत पाकिस्तान, और गंभीर सूखे। और जो इसकी सफलता की बात करें, तो सफलता के बाद अगर बात करें तो इसमें कृषि क्षेत्र में काफ़ी सुधार हुआ। तो इसका बजट था वो 75 करोड़ था, और जो वृद्धि दर लक्ष्य रखा गया था वो रखा गया था 5.6, और प्राप्त जो हुआ था 2.4। ये सबसे विफल परियोजनाओं में से एक रही। ठीक है, आगे चलते हैं। तो अगला हमारे पास है चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, यानी चौथी पंचवर्षीय योजना। अब देखो यहाँ गैप है, जो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी वो 1966 में ही समाप्त हो गई। अब इसके बाद में 1969 में शुरू किया गया जो चौथी पंचवर्षीय योजना थी। इसके बीच में 3 साल का गैप था। तो ये भी पूछ लेता है कि 3 साल का गैप किसमें था, तो चौथी और तीसरी पंचवर्षीय योजना के बीच में। अगर चौथी पंचवर्षीय योजना की मॉडल की बात करें तो इसमें स्थिरता एवं विकास पर जोर दिया गया था।
और इसमें जो उपलब्धियाँ थी बैंकों का इसमें राष्ट्रीयकरण किया गया था, खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता, प्राप्त न होने वाले लक्ष्य, समाजवाद की प्राप्ति और कारण जो था राजनीतिक स्थिरता था, सफलता था बैंकों के नियंत्रण में सुधार किया गया था। जो इसका बजट नियोजित बजट आप देख लेंगे लक्ष्य वृद्धि प्राप्त, ठीक है। आगे पे चलते हैं 5वीं पंचवर्षीय योजना जो इसका मतलब कार्यक्रम मतलब कार्य जो काल था एक प्रकार से कह सकते हैं वो था 74 से लेकर 69 तक। 69 नहीं ये 78 तक ही था। लेकिन आप 69 अगर 5 वर्ष मान रहे हैं तो यहाँ 69 लगा लेंगे लेकिन ये 78 में ही समाप्त हो गया था क्योंकि सरकार गिर गई थी और जनता दल की सरकार आई थी वो 2 वर्षों तक वो रोलिंग प्लान चलाए थे, ठीक है। और फिर 80 से फिर पंचवर्षीय योजना जो छठवीं थी वो लागू हुई जब इंदिरा गांधी की सरकार बनी। इसका अगर मॉडल देखेंगे तो गरीबी उन्मूलन एवं रोजगार सृजन है। उपलब्धियां की बात करेंगे तो न्यूनतम आवश्यकताएं कार्यक्रम है। 20 से 70 सूत्री कार्यक्रम इसमें चलाए गए थे। पर्याप्त न होने वाले जो लक्ष्य थे वो थे गरीबी उन्मूलन यानी गरीबी से जो मतलब गरीबी से एक प्रकार से उन्मूलन नहीं किया जा सका और कारण जो था आर्थिक संसाधनों की कमी और प्रयास जो थे गरीबी उन्मूलन के प्रयास में हुए थे। आगे अगर बात करें 6वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में तो 6वीं जैसे हमने बताया कि 78 से लेकर 80 के बीच में जनता दल की सरकार थी उसमें 2 सालों में रोलिंग प्लान एक-एक साल करके आया और उसके बाद में फिर इंदिरा गांधी की सरकार बनी यानी कांग्रेस की सरकार बनी तो 80 से लेकर 85 तक 6वीं पंचवर्षीय योजना चलाया गया। इसका जो मॉडल था सामाजिक आर्थिक बुनियादी ढांचा था। उपलब्धियां जो थी औद्योगिक और कृषि उत्पाद में वृद्धि काफ़ी देखने को मिली। प्राप्त न होने वाले लक्ष्य समाजवाद की प्राप्त, समाजवाद का मतलब होता है सभी लोगों में संसाधनों या किसी भी चीज़ का सही बँटवारा हो मतलब समान रूप से बँटवारा हो, चाहे वो गरीब हो या अमीर। तो इसमें कारण भी थी संसाधनों की कमी थी। सफलता की बात करें तो औद्योगिक एवं कृषि उत्पादन में काफ़ी सुधार हुआ और जो इसका नियोजित बजट था ये साढ़े 97 100 करोड़ था और इसमें लक्ष्य जो था ये 5.2 का था और पर जो प्राप्त होने वाला लक्ष्य था यानी 5.7 था इसलिए ये काफ़ी सफल परियोजना मतलब पंचवर्षीय योजनाओं में से एक थी। आगे पे चले तो आगे है 7वीं पंचवर्षीय योजना। इसमें आधुनिकीकरण और तकनीकी उन्नयन मतलब आधु और इसकी बात करें उपलब्धियाँ की बात में तो प्रौद्योगिकी में सुधार हुआ, काफ़ी बुनियादी ढांचे का विकास हुआ। प्राप्त न होने वाले लक्ष्य इसमें भी पूर्ण रोजगार नहीं प्राप्त हो सका। समस्याएँ जो थी आर्थिक समस्याएँ जब भी होती हैं तो बहुत सारे कार्य रह जाते हैं और सफलता की अगर बात करें तो आधुनिकीकरण में प्रगति हुई। इसका बजट नियोजित बजट आप देख लेंगे, लक्ष्य देख लेंगे और प्राप्त वृद्धि दर ये कभी भी ये नहीं पूछता है कि बजट कितना था या वृद्धि दर क्या थी। बस सिर्फ़ ये पूछ लेता है कौन-सी सफल योजना रही, कौन-सी असफल। सबसे सफल ऐसे करके दे देगा। तो इसमें आप देखेंगे तो ये काफ़ी सफल परियोजना मतलब पंचवर्षीय योजना में से एक थी। आगे चलते हैं तो आगे हम देखते हैं 8वीं पंचवर्षीय योजना। इसका जो मॉडल था और ये कब से कब था ये कार्यकाल पूछ लेता है ज़रूर करके कि कब से कब परियोजना थी। तो ये 1992 से लेकर 1997 तक मॉडल जो था ये आर्थिक सुधार एवं उदारीकरण। अभी आप देखेंगे तो इसमें भी 2 सालों का गैप था और इसमें निजी क्षेत्र पर जोर दिया गया था। आईटी सेवा और क्षेत्रों में वृद्धि नियोजित जो बजट था इसका आप देख लेंगे और जो प्राप्त होने वाले वृद्धि दर था वो इतना था यानी 6.8 और प्राप्त न होने वाले लक्ष्य समावेशी विकास का मतलब होता है सभी लोगों में समान विकास। कारण था सामाजिक असमानताएँ, जो सामाजिक असमानताएँ होंगी तो समावेशी विकास कहाँ से हो पाएगा। सफलता जो था आर्थिक सुधार और उदारीकरण में महत्वपूर्ण प्रगति। उसके बाद में चलें तो 9वीं पंचवर्षीय योजना में हम देखते हैं 9वीं पंचवर्षीय योजना का जो मॉडल था कृषि एवं ग्रामीण विकास। जो 9वीं पंचवर्षीय योजना थी 1997 से 2002 तक इसमें ग्रामीण विकास काफ़ी ध्यान दिया गया था। तो उपलब्धियाँ थी ग्रामीण बुनियादी ढांचे में काफ़ी सुधार हुआ लेकिन जो सामाजिक क्षेत्रों पर इसमें भी जोर दिया गया था। प्राप्त न होने वाले लक्ष्य की अगर बात करें तो गरीबी उन्मूलन है कारण जो है आर्थिक संसाधनों की कमी। नियोजित बजट जो है ये था इतना और प्राप्त लक्ष्य वृद्धि दर इतना था, प्राप्त इतना यानी ये काफ़ी कम सफल परियोजना मतलब पंचवर्षीय योजना में से एक थी और सफलता की अगर बात करें तो ग्रामीण विकास में काफ़ी सुधार हुआ। इसकी अगर हम बात करें आगे तो आगे आती है 10वीं पंचवर्षीय योजना। ये 2002 से लेकर 2007 तक चली। इसमें जो अगर मॉडल की बात किया जाए तो मॉडल इसमें क्या था सतत विकास था एवं समान वितरण। इसमें उच्च जीडीपी वृद्धि देखी गई और शिक्षा एवं स्वास्थ्य पर जोर दिया गया था और प्राप्त न होने वाले लक्ष्य समावेशी विकास मैंने सभी लोगों में समान विकास नहीं। जब भी सामाजिक असमानताएं होंगी तो ना तो समाजवाद हो पाएगा ना समावेशी विकास हो पाएगा। और सफलता की बात करें तो शिक्षा स्वास्थ्य क्षेत्रों में सुधार देखा गया। जो इसमें वृद्धि दर थी लक्ष्य और प्राप्ति ये इतना इतना थी। आगे अगर चलें 11वीं पंचवर्षीय योजना में देखें
तो 11वीं पंचवर्षीय योजना में जो मॉडल था वो समावेशी विकास, यानी सभी लोगों में समान विकास है। उपलब्धियाँ अगर बात करें तो स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार के क्षेत्रों में सुधार, प्राप्त न होने वाले लक्ष्य समाजवाद की प्राप्त नहीं हुई, उसकी कारण था राजनीतिक अस्थिरता, और सफलता थी समावेशी विकास का प्रयास, समावेशी का विकास का इसमें प्रयास किया गया। अभी तक हम पिछली परियोजनाओं में मतलब पंचवर्षीय योजना में देखते थे कि वहाँ समावेशी विकास की कोई नाम ही निशान नहीं था। लेकिन यहाँ समावेशी विकास हुआ, और इसमें 12वीं पंचवर्षीय योजना जो 2012 से लेकर 2017 तक चली, ये लास्ट पंचवर्षीय योजना है। इसके बाद में नीति आयोग का 2014 में मोदी सरकार आती है, और उसके बाद में नीति आयोग का गठन कर दिया जाता है। लेकिन जो ये पंचवर्षीय योजना 2012 में चली थी वो 17 तक चलती है, यानी 5 सालों का कार्यक्रम पूरा करती है। उसके बाद में नीति आयोग आ जाता है, और नीति आयोग पंचवर्षीय योजना की तरह ही अपना मतलब जो मॉडल है वो प्रस्तुत करता है, और उसी के हिसाब से काम करता है। तो जो ये 12वीं पंचवर्षीय योजना थी ये काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। तो इसमें अगर मॉडल देखें तो तेज़ी से सतत और समावेशी विकास, उपलब्धियाँ की बात करें तो बुनियादी ढांचे में सुधार हुआ था। नवीनीकरण ऊर्जा पर जोर दिया गया था। नवीनीकरण ऊर्जा ऐसी ऊर्जा होती है जो एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण होती रहती है, और में समावेशी विकास की पहल की गई थी। प्राप्त न होने वाले लक्ष्य जो थे समाजवाद की प्राप्त, कारण था आर्थिक संसाधनों की कमी, और सफलता थी जब बुनियादी ढांचे में काफ़ी सुधार हुआ। इसमें 9.25 रखा गया था जो इसकी टारगेट वृद्धि दर थी, और जो प्राप्त हुई थी वो 8.0% करके प्राप्त हुई थी। ठीक है, अगर दोस्तों ये वीडियो का अगर मतलब कि इसकी पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएँगे, वहाँ आपको एक टेलीग्राम का लिंक दिया जाएगा। टेलीग्राम लिंक पे आप वहाँ से जाकर जॉइन कर सकते हैं टेलीग्राम, और वहीं आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। तब तक के लिए मतलब कि अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए एवं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम चलते हैं एमसीक्यू करने वाले हैं। एमसीक्यू तो इससे पहले हम देख लेते हैं कि सबसे जो विफल परियोजना रही मतलब पंचवर्षीय योजना रही उसके बारे में। जो तीसरी पंचवर्षीय योजना जो 1961 से लेकर 1966 के बीच में चली थी, ये सबसे विफल पंचवर्षीय योजना मानी जाती है। इसमें जो मॉडल था ये कृषि एवं उद्योग पर समान ध्यान केंद्रित करना था, लेकिन जो असफलताएँ थी, पूर्ण रोजगार के लक्ष्य प्राप्त नहीं हो सका, आर्थिक स्थिरता, 2 युद्ध 1962 एवं 1965 चीन और पाकिस्तान के साथ हुए, और गंभीर सूखे के कारण समस्याएँ थी, ठीक है? इसमें कारण जो राजनीतिक एवं सामाजिक चुनौतियाँ थी। हम चलते हैं एमसीक्यू करते हैं। जितना हमने पढ़ा है और जो ये एमसीक्यू कर रहे हैं ये एसएससी के किसी न किसी पेपर में आ चुके हैं, ठीक है? तो हम इसमें 10 एमसीक्यू करने वाले हैं, उससे आपकी समझ और बेहतर होगी कि आपने अभी तक कितना समझा है। तो चलते हैं, पहला क्वेश्चन हमारा द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पे आधारित थी? अभी हमने पढ़ कर आए हैं द्वितीय जो पंचवर्षीय योजना थी वो महालनोबिस मॉडल पे आधारित थी। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी। आगे पे चले तो तीसरी पंचवर्षीय योजना की विफलता के बाद वार्षिक योजना कितने वर्षों तक चलाई गई? तो जो वार्षिक योजना चलाई गई थी, वो चलाई गई थी 1966। 1966 में ये तीसरी पंचवर्षीय योजना समाप्त हो जाती है। उसके बाद में 1969 तक कोई परियोजना नहीं आती है। 1969 में एक परियोजना मतलब चौथी पंचवर्षीय योजना शुरू की जाती है। तो कितने सालों का गैप, अगर गैप देखें तो 3 सालों का गैप रहा। के बाद में चलते हैं, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली किस पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी? तो जो इसकी अगर बात करेंगे जो किस पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी, तो ये 5वें पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी। आगे पे चलते हैं, तो अगला है चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? अवधि क्या है? तो अवधि जो इसकी है ये है 1669 से लेकर 1674 तक। हाँ, आगे चलें तो आगे देखते हैं इसरो की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हुई? तो ये चौथी पंचवर्षीय योजना की अंतर्गत हुई। चौथी पंचवर्षीय योजना जो थी वो 1969 से लेकर 74 तक थी, और आप देख सकते हैं कि 1969 से लेकर 74 तक, और जो इसकी स्थापना हुई थी 1969 में हुई थी। तो किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आएगी? वो चौथी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आएगी। और उसके बाद में चलते हैं, गरीबी हटाओ का नारा पहली बार किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया? तो जो गरीबी हटाओ का पहली बार अगर नारा इसमें बात की जाए तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। उसके बाद भारत चीन युद्ध किस पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रारंभ हुआ? तो जो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी उसके दौरान प्रारंभ हुआ था। आगे चलते हैं, आगे किस पंचवर्षीय योजना के बाद सरकार ने 14 प्रमुख भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया? तो जो इसका अगर राइट आंसर होगा वो होगा चौथी, क्योंकि 5वीं में तो किया था, तो 5वीं में किया था तो यानी चौथी के बाद किया था।
आगे अगर चलते हैं कि इस पंचवर्षीय योजना में पहली बार सार्वजनिक क्षेत्र की तुलना में निजी क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई। तो इसमें अगर बात करें तो 8वीं पंचवर्षीय योजना हो जाएगी, क्योंकि इसमें जो निजी क्षेत्र थे उसकी काफ़ी प्राथमिकता दी गई थी। आगे चलते हैं तो आगे हमारा 9वां क्वेश्चन है, तो 10वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना को गाडगिल योजना भी कहा जाता है? तो जो इसका राइट आंसर होगा वो तीसरी पंचवर्षीय योजना होगी। तीसरी पंचवर्षीय योजना में क्या था कि जो कृषि और उद्योग पर समान ध्यान केंद्रित करना था। दोस्तों ये थी पंचवर्षीय योजना की वीडियो, इसमें हम एमसीक्यू और कॉन्सेप्ट भी सीखे हैं। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो शेयर कीजिए और आप कमेंट करके बता दीजिए अगला वीडियो किस टॉपिक पे बनाएं। हम ऐसी वीडियो बनाते रहते हैं, इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारा सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।